नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के लिए बसना विधानसभा के पिथौरा तहसील के ग्राम गोपालपुर पहुंचे हैं। उनके साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह, सरायपाली विधायक किस्मत लाल नंद भी उपस्थित हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल का ग्रामीणों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उपस्थित अधिकारियों द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमजनों से संपर्क और संवाद के साथ भेंट मुलाकात करते हुए शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। वहीं आम जनता की समस्याओं पर उनसे सीधे बातचीत की। साथ ही विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जाना। गौरतलब है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता को प्रदेश के मुखिया से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलता है। मोहन भैया, कौन गाँव लिखा था? किशनपुर। किशनपुर था। ये गोपालपुर है, किशनपुर में था। बढ़िया है, अगल बगल में किशनपुर, गोपाल, सब भगवान कृष्ण के नाम। कतई जमीन बाबा? माइक ला थोड़ा मुंह कर ले। 5 एकड़। 5 एकड़। अच्छा, ऋण माफी हो रही से? हाँ। कतई हो रही से? 1,95,000। 1,95,000। क्या बात। और सब पिछले साल भी धान बेचे और यार भी बेचे, ये साल बेचे। 2 साल धान नहीं हो रही। अच्छा, ये साल है बेच दे रहे? हाँ, नहीं बेच जाओ। अभी टोकन मिल गए? नहीं। ठीक है, योजना ठीक है। ठीक है। कहीं बोलना है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, कहा ना वो माइक मुंह कर ले। कौशल्या यादव। कौशल्या दीदी कहाँ इधर? 18 गुणी। 18 गुणी और कैसे गुणी है? 18 का नाम हवे। 18 गुड़ी ला कते दूर पड़ती है? 18 गुड़ी है 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर। अच्छा, ये बता कि तो राशन कार्ड बने हैं? बने हैं। घर में कितने सदस्य है? 12 जन होते, बहू बेटा टोकरा करके। और एक राशन कार्ड है? नहीं, बहू का अलग है, बेटा का अलग है, हमारा डोकरी डोकरा का अलग है। हाँ, तो डोकरी डोकरा में कते चावल मिलते हैं? 10-10 किलो। अच्छा, और बहू मन के 35 मिला ओकर मन के 35 और तुम अलग अलग बना ले 10-10 किलो ऐसे। तो चावल के कते पैसा देता हो? नहीं तो। अच्छा, गोबर ला तुम्हारा 2 रुपये किलो खरीदता है और चावल ला मुफ्त देता, ठीक है नहीं? हाँ। और नमक देते? हाँ। 1 पैकेट? हाँ। अच्छा, वो फ्री में? हाँ। देखो वो पैसा लागते हो, कैसे देते तो कर? नहीं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा उपचुनाव खत्म होते ही नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 16 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी करेगा। इसी के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो 9 जनवरी को इसके लिए मतदान होगा। पंचायतों की मतगणना उसी दिन, लेकिन नगरीय निकायों की मतगणना 12 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों के 14 नगरीय निकायों में 15 वार्ड पार्षद के पदों पर उपचुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। आयोग ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार चुनाव की सूचना का प्रकाशन 16 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी उसी दिन स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन करेंगे। उसी दिन मतदान केंद्रों की सूची भी प्रकाशित कर दी जाएगी। 16 दिसंबर सुबह 10:30 बजे से ही नामांकन पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर तय हुई है। 24 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी। 26 दिसंबर नाम वापसी की अंतिम तिथि है। उसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन भी हो जाना है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा उपचुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद ही अब नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसकी? जी, अभी त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए अभी शासन प्रशासन द्वारा, जो कांग्रेस की सरकार है उनके द्वारा पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जनसंपर्क चालू हो गया है। इसको लेकर के अभी जो जनप्रतिनिधि है हर एक गांव का विजिट किया जा रहा है उनके द्वारा। जी, तो इसके साथ ही कई कई जगह पे तारीखों का भी ऐलान हो गया है कि जो मतगणना होगी वो 12 जनवरी को होगी और जो नगरीय चुनाव है उसकी। जी, अभी बात अभी डेट डिसाइडेड नहीं हुआ है और इसके लिए अभी प्रोसेस जारी है, लेकिन इस पर अभी डेट कंफर्मेशन नहीं आया है। जी, इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया गिरफ्तार हो गए हैं। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश के दमोह के हट्टा से सुबह करीब 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। राजा पटेरिया का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कहते नजर आ रहे हैं। The Prime Minister who's spewing hate against Prime Minister Modi and then makes a comment, believe it or not, saying kill the Prime Minister. He says kill the Prime Minister to save Constitution and this. आज सुबह सुबह 7 बजे राजा पटेरिया जी को दमोह जिले के हट्टा जहां वो रहते हैं वहां से पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम उन्होंने किया, निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है। उन पर कल एफआईआर हुई थी और आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है उनके घर से। और निश्चित रूप से ये एक बड़ा मामला है। ये केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के बयान तक जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनकी जान और से जुड़ा हुआ मामला है। उनकी हत्या की साजिश राजा पटेरिया जी ने की है और ये बात केवल उनकी गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है इसमें एक उच्च स्तरीय जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन की बैठक की थी उसमें राजा पटेरिया ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर हो जाओ। तो क्या ये कांग्रेस का एक सोची समझी साजिश चल रही है? क्या ये देश भर की जो उनका मंडलम की जो यूनिट है उसमें कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जा रहा है? क्या ये ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या ये 10 जनपद से मामला चल रहा है? क्या ये उसी बात की परिणति है जो सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर, मिस्त्री, खड़गे जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जो मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, क्या ये उसकी परिणति है? क्या राहुल गांधी की यात्रा में जिस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों को गले लगाया जाता है, कन्हैया कुमार जैसे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य उस यात्रा में शामिल हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान परस्ती की बातें राहुल गांधी, चीन परस्ती की बातें राहुल गांधी करते आए हैं, क्या ये उससे जुड़ा हुआ विषय है? निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जो है वो कल डीजीपी से मिला है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि आपने भी कहा है कि ये सिर्फ एक नेता के बयान का मामला नहीं, प्रधानमंत्री की हत्या और उसकी साजिश का, तो बीजेपी के डेलीगेशन ने मांग उठाई है कि इस पे धाराएं बढ़नी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से मैं भी ये बात कहता हूँ कि क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये हत्या की साजिश है। और वो प्रधानमंत्री जो हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी सुरक्षा, उसकी जान की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। और यदि देश का कोई नागरिक उनकी हत्या की साजिश रचता है तो ये एक संगीन अपराध है, तो निश्चित रूप से धारा बढ़नी चाहिए। और मैं ये फिर कहूँगा कि ये केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता का बयान नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ राजनीतिक बयान दे, वो क्षम्य हो सकता है, उसको माफ किया जा सकता है, पर ये देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश है। और ये आपके कैमरे ने बताया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन की बैठक में ये षड्यंत्र रचा है, ये साजिश रची है। देशद्रोह का मामला के साथ साथ हत्या का जो संगीन उन्होंने अपराध किया है, हत्या की साजिश का,
उसका उन्होंने होना चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि केवल एफआईआर या गिरफ्तारी तक नहीं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्या ये कांग्रेस के सभी देश भर के जितने ये यूनिट है संगठन की, क्या वहां पर ये ट्रेनिंग दी। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और दुर्ग स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के संचालक मंडल का चुनाव आज गहमा गहमी माहौल के बीच संपन्न हुआ। चुनाव परिणाम में राजीव चौबे ने सर्वाधिक 433 मत हासिल कर लगातार चौथी बार चुनाव जीतने का गौरव हासिल किया है। आपको बता दें कि संचालक मंडल के 8 पद के लिए 15 उम्मीदवार, वहीं महिला संचालक के 2 पद के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वहीं जीत के बाद सहकारी संस्था के संचालक मंडल और कॉलोनी वासियों ने धूमधाम से जीत का जश्न मनाया। अपने सदस्यों के लिए अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करवाना, और चूंकि संस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो शासन की मदद से, निगम की मदद से और संस्था के सदस्यों से सदस्यों के मनोनुरूप काम करवाना, यही मेरी प्राथमिकता है। ये बताइए क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? बंद करवा। विपक्ष से कितने लोग थे और आपके जी दोनों तरफ पैनल बना था, उनका भी पैनल था, हमारा भी पैनल था, और एक तरफा मत हमको मिले और 70 और 30 का जो है वो औसत रहा। 70 और 30 का औसत रहा। ये वन साइडेड जो है एक तरफा बहुमत हमारे सदस्यों ने। क्या है आपके? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सीवरेज, सड़क, संस्था की जो बंधक भूमि जिसको हमने छुड़वा लिया है उसको विकसित करना, डेवलप करना, और संस्था की एक भूमि है जिस पर सड़क बन गई है जो आप देखते हैं सूर्य विहार मॉल चौक से लेकर सूर्य विहार का गेट तक के जो रोड है वो संस्था की भूमि है, लगानी भूमि है। संस्था को मुआवजा दिए बिना नगर निगम ने उस पर सड़क का निर्माण कर दिया है, जिसके लिए हम उच्च न्यायालय में गए हुए हैं। तो उस भूमि का मुआवजा प्राप्त करना ये मेरे प्राथमिक लक्ष्यों में से है। निगम से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको? निश्चित रूप से मिल रहा है। देखिए, महापौर नीरज पाल बहुत संवेदनशील नेता है, मेरे व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं हम लोग दोनों, लेकिन दोस्ती नीरज पाल से है। महापौर तो एक पद है, एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन काफी संवेदनशील है और सभी जो है निर्माण सहकारी समिति का अब तहे दिन से शुक्रिया अदा। स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित स्मृति नगर भिलाई का आज निर्वाचन हुआ, जिसमें संचालक मंडल के 11 सदस्यों का निर्वाचन होना था। उसमें से एक सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए, संदीप रामटेके, अनुसूचित जाति से, और 2 वर्ग में चुनाव हुआ, एक सामान्य अनारक्षित और एक सामान्य अनारक्षित महिला। सामान्य अनारक्षित वर्ग में 8 पदों का निर्वाचन होना था, उसमें 15 प्रत्याशी थे। 15 में से जो सर्वाधिक मत पाने वाले हैं वो निर्वाचित घोषित किए गए। उनके नाम इस प्रकार हैं: राजीव चौबे 433 मत, संदीप चौधरी 422 मत, राजेंद्र सिंह कलसी 413 मत, रीता तिवारी 393 मत, देवव्रत चौधरी 386 मत, अमित देशमुख 383 मत, सुरेंद्र सिंह 380, एस के मदनाल 357। इस प्रकार से 8 विजयी घोषित किए गए। इसी प्रकार महिला वर्ग में 5 प्रत्याशी थे, जिसमें 2 लोगों का चुनाव होना था। सर्वाधिक मत पाने वाले कुमारी आरती अरोरा 407 मत और श्रीमती लक्ष्मी श्री चटर्जी 372 मत। इस प्रकार से 10 लोगों का आज निर्वाचन हुआ मतदान के द्वारा और एक निर्विरोध निर्वाचित हुए। 11 का बोर्ड बना, उस पर इस प्रकार से नाम है: राजेंद्र सिंह कलसी, राजीव चौबे, देवव्रत चौधरी, संदीप चौधरी, रीता तिवारी, अमित देशमुख, एस के मदनाल, सुरेंद्र सिंह, कुमारी आरती अरोरा, लक्ष्मी श्री चटर्जी और संदीप रामटेके।
प्रकार से। इसके बाद 16 तारीख को संचालक मंडल की प्रथम बैठक होगी, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी अध्यक्षता करेंगे। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दूसरे समितियों में प्रतिनिधित्व करने के लिए जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा, ये 16 तारीख को है, शुक्रवार, आगामी 16 तारीख। जैसे 16 तारीख की बैठक पूरी होगी, उसमें बोर्ड का निर्वाचन उसी डेट को माना जाता है। जिस दिन मैं देवाशीष दास, रिटर्निंग अधिकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में सफल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर शहरवासियों को धन्यवाद दिया और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल इंदौर प्रेस क्लब में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही लोगों का अपार समर्थन मिला है, जिसके लिए कांग्रेस सभी के प्रति कृतज्ञ है। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए सज्जन वर्मा ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथ लिया और कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बताई जा रही है, लेकिन दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। कांग्रेस को भी नए बदले रूप में देख रहे हैं, लेकिन एक बात बार बार पत्रकार साथी प्रश्न करते हैं कि आपको क्या राजनीतिक लाभ, मध्य प्रदेश में राजनीतिक लाभ हुआ। सर्वप्रथम बात यह है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए ये यात्रा नहीं है। मैंने कहा कि एक देश के वातावरण में बड़ा अजीब सा एक अंधकार, धुआं सा, एक धुंधलापन है, उसको दूर करने के लिए चल रहे हैं। तो धर्म, संस्कृति, कर्म, सारी चीज़ों का एक सम्मिश्रण इस यात्रा में देखने को मिल रहा है और हजारों हजार लोग इस यात्रा में राहुल जी के साथ पैदल चल रहे हैं, ललायित हैं उनसे मिलने के लिए, उनके साथ कुछ कदम चलने के लिए। तो मेरा अनुरोध आप सब साथियों से ये है कि जिस तरह जब भी कोई इस तरह की यात्रा होती है वो पवित्र उद्देश्यों के लिए होती है, चाहे महात्मा गांधी जी ने की हो, इंदिरा जी ने की हो, विनोबा भावे जी ने की हो, विवेकानंद जी ने की हो। ये पवित्र उद्देश्यों के लिए, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस तरह की यात्रा करना मैं ठीक भी नहीं मानता। यदि आपके मन में राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है और कुछ आप अपने नजरिए से ठीक करना चाहते हैं, तो इस तरह की यात्राओं से प्रभाव पड़ता है, लोग प्रभावित भी होते हैं। तो शब्दों का चयन निश्चित रूप से बहुत ही, यदि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आप हो तो शब्दों के चयन को बहुत सावधानी पूर्वक आपको कहना पड़ेगा। अपने मुखारबिंद से जब निकालो, भावनाएं इतनी तीव्र हो गई, उद्वेलित हो गए हो। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के हैसियत से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि उनका प्रधानमंत्री का जो समयावधि है, कार्यकाल है, वो सफलतापूर्वक वो पूरा करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। यही देखिए, वो नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, विधायक हैं और वरिष्ठ विधायक हैं। यदि आंतरिक लोकतंत्र यदि किसी राजनीतिक दल में है तो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, एमएलए हो या सांसद हो, यदि उसकी बात में वजन है तो उस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। और अब आजकल तो दूरभाष यंत्र बड़े बड़े वो हो गए, बिल्कुल एक सेकंड में आप हॉटलाइन पे बात कर सकते हो। अभी पत्र लिखना तो कहीं ना कहीं लगता है कि मीडिया में भी छप जाए, सब हो जाए, ये बात बोल सकते हैं इसको। लेकिन देश की जनता को हम ये समझाने में थोड़ा कामयाब नहीं हो रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और आप पार्टी ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सब पार्टी हैं, सहयोगी पार्टी हैं। तो निश्चित रूप से आपसे हमको गुजरात में नुकसान हुआ, लेकिन आज नहीं, साल भर 2 साल बाद आम जनता समझ तो जाएगी कि जो लोग असदुद्दीन ओवैसी, हमारा महापौर हार गया खंडवा में, बरहानपुर में 10-10 हजार वोट ले गए, बना नहीं सकते महापौर, लेकिन वोट काटे। तो ये आम जनता समझ रही है और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग हैं
जो भाजपा से, आरएसएस से एक बड़ी धनराशि लेते हैं। आप वो बेचारे वो गुफा में घुस गए, अन्ना आंदोलन वाले अन्ना काका, ये तीनों जवान लहरा रहे हैं। किरण बेदी बन गई थी राज्यपाल, ये भैया हमारे केजरीवाल बन गए मुख्यमंत्री, एक दो और लोग हैं इनके साथ के जो कुछ ना कुछ, वो अन्ना आंदोलन गाए, वो बेचारे गुफा में पड़े। और ये बढ़िया बड़ी बड़ी जगह वो महिलाओं के साथ संभाषण करेंगी, अपनी बात रखेंगी, उनकी बात सुनेंगी। अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है तो मैं नहीं बोल सकता, पर ये योजना जरूर है कि जो बड़े मुख्यालय हैं, राजधानी है, वहाँ पे मतलब मैं समझता हूँ कि हजारों हजार महिलाओं के साथ दिन भर गुजार के, जिस तरह राहुल गांधी जी ने आम आदमी से बात करके जो निचोड़ निकाल रहे हैं, उसी तरह प्रियंका जी भी महिलाओं को अपने विचारों के साथ जोड़ के क्या वो चाह। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने एक सभा में पीएम पर विवादित टिप्पणी की थी। बयान का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने पन्ना स्थित उनके निवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पटेरिया के बयान का भाजपा ने पुरजोर विरोध किया है। इसी बीच गोविंद सिंह ने कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं राजा पटेरिया की गिरफ्तारी का विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को असत्य घटना को तूल देना उचित नहीं है। राजा पटेरिया ने अपने भाषण के दौरान मोदी की हत्या इन द सेंस चुनाव हराना पहले ही स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी को बुरा लगा तो खेद व्यक्त करते हैं। इसके बाद भी गिरफ्तारी करना न्यायोचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र में विरोधी दलों को समाप्त करना चाहती है। विरोधी नेताओं को प्रताड़ित करने की उनकी नीति है, उस नीति पे वो चल रही है। मतलब आप मान रहे हैं कि बयान उन्होंने मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। भाषण के दरमियान ही उन्होंने कहा चुनाव हरा। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलता हुआ अहिंसा का पुजारी वो इस तरह की बात कह नहीं सकता। भाषण के दौरान अगर उसने कोई बात निकली है मुझ से और उसका उसने तत्काल बताया कि पॉलिटिकल हत्या नहीं, ये चुनाव हराने के से संबंधित है। इसके बाद भी जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया भाजपा वालों ने, तो उन्होंने खेद व्यक्त भी कर लिया। इसके बाद क्या मामला बचता है? तो उनको तूल दे के अपनी बाही लूटना है, विपक्षी नेताओं को समाप्त करना है, उस नीति पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर का घेराव किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर खुद पूर्व मंत्री राजेश मूणत सड़क पर उतरे और रायपुर के गुढ़ियारी स्थित बिजली दफ्तर का घेराव किया। भाजपा बिजली बिल में बढ़ोतरी, सुरक्षा निधि के नाम पर हो रही वसूली का विरोध कर रही है। राजेश मूणत ने बताया कि पूरे प्रदेश में और रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में भी बिजली में मनमानी कटौती हो रही है। जनता बिजली बिल में बढ़ोतरी, सुरक्षा निधि के नाम से अवैध वसूली से परेशान है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं अखिलेश तिवारी जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये जो आज बिजली दफ्तर का घेराव किया गया है, सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है जिस तरीके से भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है सुरक्षा निधि को लेकर के, निश्चित तौर पे ये बड़ा विरोध प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। ये हालांकि हाल ही में जो सुरक्षा निधि को लेकर के बिजली बिल की जो बढ़ोतरी की गई उसमें कटौती को लेकर के ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन की जो नेतृत्व करता है वो पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे ये जो आम जनता की जेब में जो डांका पड़ने वाली जो उभर करके सामने आने लगा है, ये हाल ही में 2023 की चुनावी जो समीकरण की रूपरेखा भी तैयार किया जा सकता है या फिर बात किया जा सकता है अन्य चाहे विषयों को लेकर के, क्योंकि बात निकल करके जब सामने आती है 2023 की चुनावी रणनीति पे और किस आधार पे लड़ी जाएगी, तो इस विषय को लेकर के हर एक एंगल में भाजपा पिछड़ती हुई नजर आती है। इसी को मुद्दा बना करके चाहे आम जनता की जो अन्य समस्याएं या किन्हीं दो एक समस्याओं को लेकर के ही
जो भाजपा है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही है और एक विकल्प के तौर पे निकल करके सामने आ रहा है। आखिर कौन से एरिया में कौन से विषय को लेकर के एक बड़ा लड़ाई लड़ी जा सके, इस विषय को परिणाम स्वरूप माना भी जा रहा है। धन्यवाद इस मामले में जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।